हमने डीएपी भी डाला था, पोटास भी डाला था, लेकिन वो एक्टिव फार्म पर नहीं होता है। पौधे को वो कभी कभी देखते हैं कि हम सब कुछ डालने के बाद भी हमारा पौधा उसे उठा नहीं पाता, अटैक नहीं कर पाता। हमने डीएपी भी डाला था, पोटास भी डाला था, लेकिन वो एक्टिव फार्म पर नहीं होता है। पौधे को वो कभी कभी देखते हैं कि हम सब कुछ डालने के बाद भी हमारा पौधा उसे उठा नहीं पाता, अटैक नहीं कर पाता। नमस्कार। अधिकतर हम देखते हैं कि जैसे ही हम टीपी करते हैं किसी भी प्लांट की, चाहे वो मिर्च हो, शिमला मिर्च हो, चाहे फिर वो टमाटर हो, हम ये देखते हैं कि शुरुआती अवस्था पर ही काफ़ी हमें रोगों का सामना करना पड़ता है। चाहे वो फंगस जनित हों जैसे कि डंपिंग अप वगैरह, चाहे फिर वो कीटक हों जैसे कि शुरुआत में ही पौधे के तने को वो काट देते हैं। और ये भी होता है कि बरसात रेगुलर चलते रहती है तो हम जो है ड्रिप पर खाद नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि पौधा हमारा उतने अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। पौधा शुरुआत से ही फंगस जनित रोगों से, कीट जनित रोगों से, बैक्टीरिया जनित रोगों से प्रभावित हो जाता है और फिर हमारी फसल का उतना जो है उत्पादन नहीं आ पाता, हमें उतना मुनाफा नहीं मिल पाता है। आज इस वीडियो पर हम ये समझेंगे कि जब भी हम कोई टीपी करने वाले हों किसी भी फसल की हो तो हमें क्या सुरक्षा इंतजाम करने होते हैं, कुछ गलतियाँ करते हैं जिसके कारण इन सभी जितने भी नियंत्रण है इनका आपको लाभ नहीं मिल पाता है। आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी होती, वो आगे आपको मैं इस वीडियो पर आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें और बेल घंटी को जरूर दबाएं ताकि हम जो भी जानकारी आपको दें वीडियो के माध्यम से आपको वो तुरंत मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी फसल को लगाने वाले होते हैं तो हम देखते हैं गर्मी के समय पर हम बेड बना लेते हैं और बेड बनाने के बाद बेसल डोज भी अधिकतर डाल देते हैं हम और इसके बाद फिर हम मल्चिंग कर देते हैं ड्रिप लाइन बिछाने के बाद। ठीक है, तो ये हमारी प्रक्रिया तो कंप्लीट होती है, पहले से ही कंप्लीट होती ही है। जब हम फसल लगाने वाले होते हैं, जैसे कि अधिकतर हम टमाटर की फसल को अगस्त के महीने में टिपी करते हैं, तो जब भी आप कोई फसल लगाने वाले हों, पौधा लगाने वाले हों, तो उसके कम से कम 5 से 6 दिन पहले ही आपको होल निकाल लेने हैं। उसका कारण ये है कि जब आप होल निकालते हैं तो उससे क्या होता है कि जो अंदर की जो गर्मियाँ होती हैं, जैसे कि आपने जो खाद डाली है, चाहे वो गोबर खाद हो चाहे रासायनिक खाद हो, तो उसकी जो गैसें होती हैं, जो हमारी मीथेन वगैरह होती हैं, वो हमारी फसल को तुरंत जब हम लगाते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे हम पौधा लगाए तो नीचे की जो पत्तियाँ वो पीली जाती हैं, सफ़ेद हो जाती हैं। अधिकतर ये गर्मी के दिनों में ज़्यादा होता है, बरसात के समय हालांकि कम होता है, लेकिन ये सावधानी हमें पहले बरतनी चाहिए क्योंकि जो भी हम डालते हैं खाद के रूप में, चाहे वो रासायनिक खाद हो चाहे फिर वो आपकी जैविक खाद हो, ये मीथेन गैस का रिलीज़ करती हैं। जैसे अमोनिया रिलीज होता है आपका जैसे आपका डीपी वगैरह में, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके लिए आपको 3 से 4 दिन पहले ही आपको कम से कम होल कर देना चाहिए, तो वो जो गैसें हैं, जो गर्मी है उसकी, वो निकल जाती है ज़मीन की। तो ये आपने समझ लिया। इसके बाद क्या होता है कि जो सिंचाई हम करते हैं, अधिकतर क्या होता है कि सूखी बैठ रहती है हमारी, तो वो नमी भी इसमें, हालांकि बरसात के समय पर ये समस्या नहीं आती है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बेड पर जो है पर्याप्त नमी होनी चाहिए पहले से ही। अब होल निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है सेंटर लाइन की सेंटर में आप निकालते हैं, दूसरा होता है जिग जैग। तो सेंटर हम तब निकालते हैं जब हम खूंटे, जो हमारे खूंटे होते हैं, किसी भी फसल की स्टेकिंग यदि हमें करनी है तो हमें खूंटे लगाने होते हैं। तो खूंटे यदि आपने सेंटर में लगाए हैं तो आपको हमेशा उस पर जो है सेंटर लाइन लेनी होगी, ये पक्का है आपका। यदि आपने इसमें कैची नुमा या डबल बांस लगाया है, डबल खूंटे लगाए हैं, तो फिर आप उसे जिग जैग विधि से कर सकते हैं। हालांकि जिग जैग विधि फ़ायदेमंद है, फ़ायदेमंद इसलिए क्योंकि उससे जो है पौधे को स्पेस मिल जाता है इससे काफ़ी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि आपने मान लीजिए खीरा लगाया है, तो खीरा लगाया और सेंटर लाइन आपने डाली है खूंटे की, तो फिर आप अगर जिग जैग करेंगे तो उससे दिक्कत होगी, इसलिए ये तय करना हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि यदि हम जैसे कि शिमला मिर्च लगाने वाले हैं, तो शिमला मिर्च में क्या होता है कि पौधा उतना बनता नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, जिग जैग लगाते हैं और डबल पौधा लगाते हैं। डबल पौधे से मतलब ये है कि एक लाइन हमारी इस तरफ 1 फीट वाली चलेगी तो एक लाइन इस तरफ 1 फीट वाली चलेगी। तो लगभग जैसे मान लीजिए आप टमाटर लगाने वाले हैं तो 7,000 से लेकर 8,000 पौधे आपके लगते हैं, तो शिमला मिर्च के लगभग 15,000 से लेकर 16,000 पौधे हमें लगाने होते हैं। तो क्योंकि शिमला मिर्च का पौधा उतना बन नहीं पाता है। अगर वहीं मिर्च की हम बात करें तो मिर्च का पौधा बहुत बनता है, तो वहाँ पर अगर आपने जिगजैग लगा दिए, डबल पौधे लगा दिए, तो फिर तो हो गया आपका काम। इसलिए आपको फसल के हिसाब से ये तय करना पड़ता है कि जिगजैग लगाना है या फिर हमें सेंटर लाइन लगाना है। अब दूसरा पॉइंट है ज़मीन जनित कीटों को कैसे कंट्रोल करना है। उसके भी 2 तरीके हैं, एक रासायनिक है और एक आपका जैविक है। जैविक तरीकों की पहले हम बात करें तो उसके लिए जो है आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल की आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं, या पहले से ही आपने नीम केक यानी कि नीम खली का इस्तेमाल किया है तो बहुत अच्छी बात है। 200 लीटर की टंकी लेना है आपको और उसमें जो है
आप 1 लीटर नीम ऑयल को मिलाकर और ड्रेंचिंग उसकी कर सकते हैं। आप फसल लगाने के बाद भी उसे कर सकते हैं। लेकिन रासायनिक की अगर हम बात करेंगे तो रासायनिक में आप चाहें तो उसके क्लोरोपाइरीफास यदि ज़्यादा हमें समस्या है, जैसे कि दीमक वगैरह की समस्या है या फिर वाइट ग्रेप की समस्या है, तो हम क्लोरोपाइरीफास का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि ऐसी कोई समस्या ज़्यादा नहीं है, हम एक प्रिवेंटिव रूप से करना चाहते हैं, तो हम या तो एक्ट्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप में आप चला सकते हैं, या फिर आप इमिडाक्लोपिड की मात्रा 1 लीटर तक प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 लीटर की टंकी में घोल लें और उसे ड्रिप से चला दें। तो इस तरीके से यदि आप देखेंगे तो आपके जो कीटक है वो समाप्त हो जाते हैं आपकी पौधा लगाने के पहले ही। जमीन जनित फंगस को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके पहले मैं बता दूं कि हमने शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा, बैगन और करेला इनके लिए ई बुक लिखी है, जिस पर संपूर्ण निदान, जैसे हम आपको अभी बता रहे हैं, जैविक नियंत्रण भी है उस पर, रासायनिक नियंत्रण भी है, और आपको कौन सी खाद कब चलानी है, कौन सा स्प्रे कब करना है, ये सारी चीज़ें हमने उन ई बुक पर लिखी है। बहुत ही कम दाम है उसका। आप चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है और कमेंट बॉक्स पर भी, आप वहाँ से हमसे ये ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है फफूंद जनित रोगों को और बैक्टीरिया जनित रोगों को कैसे आप कंट्रोल करेंगे फसल लगाने के पहले। तो उसके लिए जैविक तरीके की हम बात करें तो जैविक तरीके में आप जो है आप सूडोमोनास का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर 200 लीटर की टंकी में आपको लेना है और उसे चला देना है। पाउडर फार्म वाला है तो 1 kg लेना है आपको। आप जो प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं उस पर लिटरेचर पर आप देखें कि 1 एकड़ के लिए उसकी मात्रा कैसी रहेगी, क्योंकि अलग अलग कंपनियां अलग अलग डोज, उसकी संख्या अलग अलग रहती है जीवाणुओं की, तो उसके से डोज जो अलग हो जाता है। इसके अलावा आप जो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा विरिडी होता है हमारा, तो उसका इस्तेमाल आप करेंगे तो फफूंद जनित जितने भी रोग हैं आपके ज़मीन संबंधी वो आपके पूरे समाप्त हो जाते हैं। अधिकतर ये देखा जाता है कि जैसे कि फ्यूजेरियम बेल्ट है तो उसके लिए सूडोमोनास का इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हो गए। अब इसमें बात आती है कि यार हम बैक्टीरिया जनित रोगों को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। बैक्टीरिया जनित रोगों के लिए आप जो है नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। रासायनिक नियंत्रण में यदि हम देखें तो बैक्टीरिया जनित के लिए आप जो है COC का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट फंगिसाइड भी है वो, और कॉन्टैक्ट आपका बैक्टीरिया साइड भी है। तो फंगस आपका COC से कंट्रोल हो जाता है। या फिर रोको का इस्तेमाल कर सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ से, या फिर आप चाहे तो रेडोमिल का भी इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं, या फिर कार्बन डाइजर का भी आप इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। कार्बन डाइजर की जो मात्रा है वो 1 kg प्रति एकड़ से, रेडोमिल की मात्रा 500 ग्राम प्रति एकड़ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे फंगस जनित रोग आपके वो कंट्रोल हो जाते हैं। ये सब आपको होल लगाने के दूसरे दिन आपको कर लेने चाहिए, यानी कि रोपाई के 3 से 4 दिन पहले आपको ये सब कर लेने चाहिए। इसके बाद बात आती है हमारे चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है कि NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को हम कैसे अपनी ज़मीन पर एक्टिव कर सकते हैं। देखिए हम डालते तो हैं, हमने DAP भी डाला था, पोटास भी डाला था, लेकिन वो एक्टिव फॉर्म पर नहीं होता है। पौधे को वो कभी कभी देखते हैं कि हम सब कुछ डालने के बाद भी हमारा पौधा उसे उठा नहीं पाता, अपटेक नहीं कर पाता। तो उसके लिए हमें बैक्टीरियाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो NPK के लिए अलग अलग बैक्टीरिया आते हैं। जैसे कि अगर दलहन की बात करें, दलहन फसल है, जैसे कि आपने अगर बीन्स लगाई है तो उसके लिए आप राइजोबियम का इस्तेमाल कर सकते हैं नाइट्रोजन के लिए, या फिर एज़ोटोबैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं अन्य फसलों के लिए, जैसे कि आपका बैगन है, टमाटर है, मिर्च है, इनके लिए आप एज़ोटोबैक्टर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फास्फोरस की अगर हम बात करें तो फास्फोरस के लिए आप PSB कल्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं फास्फोरस एक्टिव करने के लिए। ऐसे ही आप पोटास के लिए KMB का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पोटास मोबिलिंग बैक्टीरिया। तो ये जो 3 प्रकार के बैक्टीरिया हैं ये आपकी फसल पर जो है जो पोटास डालते हैं हम, जो नाइट्रोजन डालते हैं, ये फास्फोरस डालते हैं, उन्हें एक्टिव फॉर्म पर बना कर देती है, यानी कि पौधे उसे जो है अपटेक कर पाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है NPK का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया करने के बाद आपकी जो ज़मीन है वो एक प्रकार से सुरक्षित हो जाती है। इसके बाद बात आती है नर्सरी की, यानी कि पौधों की, कि पौधों को हम कैसे ट्रीट करें। क्योंकि पौधा जब आता है नर्सरी से तो वो थोड़ा सा ऐसे इन्वायरमेंट में होता है कि जो कि बहुत सुरक्षित इन्वायरमेंट होता है, लेकिन हमारी ज़मीन पर हम जब लगाते हैं तो वो थोड़ा सा असुरक्षित आता है, क्योंकि खुले मौसम पर हम लगाते हैं, खुले मैदान पर लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति पर आपको देखना है कि आपको पहले से ही आपको ट्रीट करके चलना पड़ेगा। तो नर्सरी जैसे ही आती है तो उसको 2 दिन अपने पास फार्म पर आप रखें, कम से कम 2 दिन रखें। जैसे कि आज आया है तो कम से कम कल तो लगाएं उसको, आज ना लगाएं, या परसों हो सके तो परसों लगाएं आप। तो जैसे ही पौधा आपके पास आता है, सिंचाई करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट दें उसे, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट में आता है तो पौधा थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है। तो इसके लिए आपको सिंचाई करना है। सिंचाई करने के बाद 1-2 घंटे के बाद जब पत्तियों से पानी निकल जाए, उसके बाद फिर आप जो है इसमें रेडोमिल का इस्तेमाल कर सकते हैं रासायनिक रूप में, फंगिसाइड के रूप में, और इमिडाक्लोपिड है या फिर एक्ट्रा है, थाइमेथॉक्सम है, आप इनका स्प्रे कर सकते हैं। बहुत हल्की मात्रा में आपको करना है, ये नहीं कि पंप भर लिया हमने तो ख़त्म करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसे हम फसल पर इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे हल्का हल्का करें और बात ख़त्म, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो जैविक तरीके से हम नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और
आपका सूडोमोनास का भी इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी जड़ों को डिप कर सकते हैं माइकोराइजा से। माइकोराइजा से जब आप जड़ों को डिप करते हैं, डुबाते हैं जड़ों को, तो फिर आप देखेंगे आपकी जो फसल है वो शुरुआत से जड़ उसकी जो बढ़िया चलती है। होमिक एसिड का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ड्रिंचिंग के रूप में आपको करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं इस वीडियो की विशेष बात। जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे बात दोस्तों ये है कि जैसे मान लीजिए आपने ट्राइकोडर्मा डाला है, तो ट्राइकोडर्मा ये आपने जैविक तरीके से डाला है, तो जैविक का नियंत्रण करने के बाद आपने यदि रासायनिक किसी फंगिसाइड का इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा, ये आपका ख़त्म हो जाएगा। इसलिए यदि आप जैविक नियंत्रण करने वाले हैं तो सिर्फ जैविक नियंत्रण करें, रासायनिक करने वाले हैं तो रासायनिक करें। अब जैसे माइकोराइजा यदि आप ड्रिपिंग कर रहे हैं तो फिर आपको ये फंगिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है, खासकर रासायनिक वालों का। जैविक वालों को कर सकते हैं आप, लेकिन रासायनिक वालों को आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि माइकोराइजा क्या है, एक फंगस है। ट्राइकोडर्मा क्या है, एक फंगस है। तो यदि आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको फंगिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी प्रकार के रासायनिक का। ये सबसे खास बात है इस वीडियो की। अगर ये सुरक्षा आप अपनाते हैं, ये सावधानी यदि आप अपनाते हैं तो आपको पूरे रिजल्ट इसके मिलेंगे। अन्यथा क्या होता है कि हमने ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, सब डाल दिया, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो। इसलिए ये सावधानी आपको बरतनी ही पड़ेगी। आज की जानकारी कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई को इस वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।